बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल के बारे में लोग क्या सोचते हैं, यही बात जानने के लिए उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है। इसमें थोड़ी सी ढिलाई कर दिए। मैं तो कहता हूं कि वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। अगर गरीबों का भला होने वाला है तो ठीक है, आप सब कुछ बिल लाइए, लेकिन नेक नियति से लाइए। वो अडानी अंबानी को देने के लिए मत ले आइए बिल। आखिर सरकार क्यों नहीं सनातन बोर्ड गठन करती? आपने पूछा था ना। अगर जिस दिन सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा तो फिर तो कोई जमीन ही नहीं बचेगी। ये कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब सनातन वक्फ बोर्ड बनाने के बाद में डायरेक्ट कब्जा, मतलब ये कहना चाहते हैं? इच्छा अनुसार दिया जाता है भाई साहब, पांडे जी, इच्छा अनुसार दिया जाता है वक्फ बोर्ड में। आप समझिए, आप इनकी बात से सहमत हैं? भाई सहमत है, लेकिन अब पहले भी ये लोग जमींदार थे, आज भी जमींदार बनना चाहते हैं। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो आपके हिसाब से कौन से लोग इसमें शामिल रहेंगे? भैया हमको तो लेंगे नहीं, साफ बात है। हमको ले, हम आप तो यादव है ना, तो यादवों को नहीं लेंगे, प्रजापति को नहीं लेंगे, विश्वकर्मा को नहीं किसको लेंगे? नाई को नहीं लेंगे। बस वही तो तीन जातियां गिनी चुनी अपर कास्ट की हैं, उन्हीं को सनातन बोर्ड, जैसे यहाँ है राम मंदिर में वही लोग तो हैं। हम लोगों को तो जगह नहीं दी जा रही। वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पेश कर दिया गया है। इस पर घमासान मचा हुआ है, पूरे देश में भूचाल आ गया इस बात को लेकर कि आखिर सरकार बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दे पर न बात करके वक्फ बोर्ड बिल पर क्यों चर्चा करना चाहती है और क्यों बिल पेश करना चाहती है। बिल के बारे में लोग क्या सोचते हैं, यही बात जानने के लिए उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है और ये दारुसफा है जहाँ पर सियासी जानकार मिलते हैं। देख रहे हैं ये जो वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? अभी तो बिल पे बहस हो रही है। किरण रिजिजू जी बोले, अभी अभी आपने कहा, अमित शाह जी बोले, अखिलेश यादव जी भी बोल रहे थे और सदस्य बोल रहे थे। अभी अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी, सारे लोग अन्य लोगों की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि कहीं वो कुछ गच्चा न दे दे। चूंकि अखिलेश यादव जी भी बोल रहे थे, तो उसपे अभी लोग जो है बहुत असमंजस की स्थिति है। वाकपटुता चल रही है एक दूसरे की तरफ। पक्ष में है या विपक्ष में? देखिए, हम पक्ष विपक्ष में नहीं, हम निष्पक्ष हैं। हम निष्पक्ष हैं कि अगर गरीबों का भला होने वाला है तो ठीक है, आप सब कुछ बिल लाइए, लेकिन नेक नियति से लाइए। वो अडानी अंबानी को देने के लिए मत ले आइए बिल। बिल लाइए गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में, बेरोजगारों के हित में बिल लाइए। आप ये बताइए, वहां बहस इस पे नहीं हो रही कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं लागू हो रहा। वहां हो रहा वक्फ बिल पर बहस हो रही है। तो ये सियासत केवल हो रही है, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आने वाला है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव आने वाला है। चुनावी मौसम में वक्फ बिल आएगा ही, फिर मंदिर मस्जिद आएगा। इनका कहने मतलब है नीति लाइए लेकिन नियत थोड़ा से बना कर आइए। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा कि नीयत को बना के ले आइए। इसमें थोड़ी सी ढिलाई कर दिए। मैं तो कहता हूं कि वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पूरे विश्व में अगर किसी भी जगह आप पूरे विश्व का रिकॉर्ड उठा दिखाइए कि क्या कहीं पूरे विश्व में है वक्फ बोर्ड। आप बताइए पाकिस्तान में है, आप बताइए अफगानिस्तान में है, आप बांग्लादेश में है, आप बताइए सऊदी अरब में है, आप बताइए ईरान, इराक या उज्बेकिस्तान या इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं पे भी। क्या आपको वक्फ बोर्ड से दिक्कत क्या है? वक्फ बोर्ड से दिक्कत क्या है, सीधा ये बताओ। मेरी दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर आप लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं कि अलग अलग लोगों को बांट के चलाना चाहती है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप बताइए कि यहाँ पे एक बात आती है कि सारे मंदिरों को, जो बड़े मंदिर हैं, सबको सरकारी नियुक्त कर दिया गया, सरकारी रिसीवर बैठा दिया गया। कोई हिंदू उतरा सड़क पे या कोई उसका विरोध किया? कोई नहीं करता, क्योंकि वो सरकार के प्रति आस्थावान है। मुसलमानों में भी कुछ मुसलमानों को छोड़ दीजिए जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? पूरा मेरा नाम कमलेश पांडे है। पांडे जी, अभी राम मंदिर का ट्रस्ट तैयार किया गया, बनाया गया, आप तो जानते होंगे। उसमें सिर्फ इतना स्पष्ट कर दीजिए कि कौन शामिल है उस ट्रस्ट में, खाली इतना बता दीजिए बस। देखिए, ये बता दीजिए। हाँ, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, ठीक है, कौन शामिल है? राम मंदिर का चंचल, क्या नाम है उनका, चंपत राय। चंपत राय जी हैं, वही तो है अध्यक्ष। चंपत राय, और कौन है? थोड़ा जाति के हिसाब से बता दीजिए। किसकी? अगर आप चाहते हैं जाति की बात ही करना चाहते हैं तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप जितने कुंभ में साधु आए थे,
आप सारे साधुओं की जाति जनगणना करवा दीजिए, इसके बाद आप ले आइए, पता लगा। आप ट्रस्ट पर चर्चा कर रहे थे, चर्चा ट्रस्ट पे हो रहा है तो ट्रस्ट पे ही तो बात होगी। अगर चर्चा ट्रस्ट पे आप कर रहे हैं तो उसी पे चर्चा होनी चाहिए कि हम आपको अलग कहीं लेकर जा रहे हैं। आप एक केवल राम मंदिर, आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखिए, कौन है उसमें, चलिए बताइए। उसमें सरकार है, सरकार के कौन लोग हैं? सारा पैसा सरकार ले रही है। सरकार के जो लोग वहां पर नियुक्त है वो कौन लोग हैं? पद्मनाभम मंदिर है, सारा पैसा सरकार ले रही है। आप चले जाइए काशी, वो क्या नाम है, मथुरा का मंदिर कृष्ण भगवान का है, सारा पैसा सरकार ले रही है। यही दरिए आप जाइए। अभी जैसे बिल पेश हुआ, किरण रिजिजू ने कहा कि पिछड़े समाज को इसमें जोड़ा जाएगा, पिछड़े समाज को जोड़ा जाएगा, मुस्लिम पिछड़े समाज को। बुद्धेश्वरम मंदिर चले जाइए, एसडीएम रिसीवर बन के बैठा हुआ, सारा पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है। आप इनकी बात से सहमत हैं? सोचते हैं इस पर? देखिए, कहना एक अलग सब्जेक्ट है भाई, आपका स्वतः का विचार हो सकता है, आप अपने विचारधारा में रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात को आप समझ लीजिए कि कोई भी बोर्ड को बनाना, कोई भी बोर्ड को हटाना, कोई किसी तरह की कानून लाना, कानून तो हम इसलिए लाते हैं, व्यवस्था इसलिए खत्म कर, देखिए इन लोग कई चीज किए हैं। इन लोगों ने नोटबंदी लाया, देश का कमर आज तक सीधा नहीं हो पाई। सहमत है या नहीं सहमत? भाई बोर्ड को खत्म करना, अरे जब तुम एक बोर्ड बना नहीं सकते तो जो बनी बनाई बोर्ड है उसको रहने दो, रह गया उसका रख रखाव की बात, उसके सिस्टम की बात, उसमें आपको लगता है कि वो भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको लगता है कि कुछ लोगों का बोर्ड के अराजियों पर कुछ लोगों का अवैध रूप से कब्जा है, हम बिल्कुल आपके विचारों से सहमत है, लेकिन सवाल ये है कि जो उसमें एक आपको जांच कमेटी बैठानी चाहिए थी, वो जांच कमेटी वो बोर्ड की सारी नाराजी का वो समीक्षा करती, वो दोष और गुण के पहलुओं का मूल्यांकन करती, और इसके बाद वो अगर रिपोर्ट में देती कि नहीं, वक्फ बोर्ड पर केवल एक तबका जो सक्षम तबका है उसका कब्जा है, उसमें आम मुसलमानों का कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उस पर विचार होना चाहिए। सवाल यही आ गया ना कि उद्योगपति जो है वो कब्जा किए हुए हैं, बिल्कुल उनसे छुटकारा मिलना चाहिए। वही बात आ गई जो अभी आप चर्चा कर रहे थे। देखिए, अमीरों का कब्जा है। हाँ। दूसरी बात ये है कि आप जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के एक संपूर्ण नागरिक हैं। आपको जो अधिकार इनको प्राप्त है, जो राय साहब को प्राप्त है, जो लालजीत यादव को प्राप्त है, वही अधिकार आपको भी प्राप्त है, वही अधिकार हमको भी प्राप्त होना चाहिए। और दूसरी बात की चिकित्सा, शिक्षा, इस पर चर्चा क्यों नहीं होता? कानून ये सारी चीजें जो भाई साहब कह रहे वन नेशन वन एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल, सबको समान शिक्षा दो, सबको समान। ये कानून क्यों नहीं आ रहा है? कौन सा? यही कानून। यही तो इस देश की विडंबना है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस देश में, ये देश तभी विकसित मैंने होगा। बहुत सारे देखे हैं। 2 मिनट में आपकी बात रोककर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे कि लखनऊ में आप चले जाइए, किराएदार बन के आते हैं, मकान मालिक बन जाते हैं, किराएदार बन के आते हैं, मकान मालिक। इसके लिए कोई कानून नहीं आता कि वो मकान कैसे खाली कराया जाए। बेचारा गरीब परेशान है कि मेरा मकान कब्जा कर लिया, किराएदार बन के आए थे। कैसे देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। अभी हमारे सभी वक्ता बोल रहे थे, इससे पहले किसी ने बोला था ना कि विदेशों में कहीं कोई बोर्ड नहीं है, ये है नहीं, वो नहीं, लेकिन विदेशों में कानून मैंने देखा कि जिस अंग से गलती होती है वो अंग काट लिया जाता है, 7 दिन में फैसला हो जाता है, या जो है उसका सर कलम हो जाता है। अपने यहाँ 40 साल मुकदमा चलता है और उसमें फैसला आता है बहुत देर में, हम मर जाएंगे, हमारा बेटा मर जाएगा, पोते के जमाने में कहीं फैसला आएगा। तो जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई। अगर न्याय में देरी होती है तो न्याय न मिलने के बराबर है, न्याय जल्दी मिलना चाहिए। पहले तो हम भाई साहब के बात का जवाब दे रहा हूँ, जो कहे कि जिस अंग से गुनाह होता है विदेशों में उसका अंग काट लिया जाता है, तो हम तो ये देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में या प्रदेश में आई है, तब से वो महीनों दिन नहीं लगता है, उसके तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। अब बहुत दूर का आपको बहुत सारा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, साफ तुरंत मिल जाता। अभी तुरंत लखनऊ का उदाहरण दे रहा हूँ। एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, गलत हुआ, उसको तुरंत दंड दिया गया, 24 घंटा नहीं लगा। क्या वो नहीं दिख रहा है?
दिखना चाहिए, लेकिन कमियां बहुत दिखती है। क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार पे कितना इन्होंने अभी तक प्रहार किया। जो भ्रष्टाचारी है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बगल में बैठते हैं, एमएलए एमएलसी बैठे हैं और 4-4 मर्डर का केस है और भ्रष्टाचारी भी है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यालय में जब भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी पकड़ा जाता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। अभी एक आईएएस पे कार्रवाई हुई है। जब जो भ्रष्टाचार, मैं जिसकी बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, जिसकी भी बात कर रहे हैं, पूछिए कि किन सरकारों में वो उन पे आरोप लगा है, किन सरकारों में आरोप लगा है। क्या जोगी जी के सरकार में आरोप लगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आरोप लगा है? अगर पहले से विचाराधीन है, अगर पहले से मुकदमा विचाराधीन है, तो क्या उसको निकाल के गोली मार दिया जाए? वक्फ बोर्ड के समर्थन में या खिलाफ है? हम वक्फ बोर्ड के बिल पास होने के समर्थन में, इसलिए कि गरीबों, मजलूमों और राष्ट्र हित में बिल है। ये राष्ट्रहित में बिल है। अब यहाँ पर आ गया राष्ट्रहित, मतलब वक्फ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, और उसमें राष्ट्रहित आ गया। आप देखिए साहब, कई गो विडंबना है ना। पहली विडंबना ये है कि हिंदुस्तान है, हिंदुओं की बात होनी चाहिए। ये अब हिंदुस्तान ये कब बना, हिंदुस्तान का यहाँ पहचान क्या है, आप तो इसी तरह समझ सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान का ये नारा अंग्रेजों के शासन में होता, हिंदुस्तान का नारा मुगलों के शासन में होता, तो या तो मैं मुगल शासन झेल रहा होता या तो जो अंग्रेजों का शासन झेल रहा होता। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है, ये इंडिया है। ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब हो रहा है। एक अपना बिल 11 साल का कालखंड का कोई भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल का एक नमूना पेश कर दे कि वो नमूना जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो सरकार अपने 2000 की नोट को 1 साल मार्केट में कायम नहीं कर सकी, उसे राष्ट्रवाद का उम्मीद किया जा सकता है? कहाँ आप समझ रहे हैं कौन राष्ट्रवाद है इनका? इनका राष्ट्रवाद ये है कि इनको केवल हिंदू शब्द इसलिए शोध कर लाए हैं कि हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं को इकट्ठा कर लो, और जो है हिंदुओं के नाम पर बहुत ऐसी चुनावी गतिविधियां हैं जो हमारे अनुरूप हो जाएगी। मतलब हिंदू मुसलमान भाजपा करना चाहती है वक्फ बोर्ड के जरिए। बिल्कुल गलत। अभी आपने कहा था कि आखिर सरकार क्यों नहीं सनातन बोर्ड गठन करती, आपने पूछा था ना। अगर जिस दिन सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा तो फिर तो कोई जमीन ही नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ तो अनादिकाल से सनातन ही था। तो तब तो वो यही तो वो तुरंत लागू कर देंगे। ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब सनातन वक्फ बोर्ड बनाने के बाद में डायरेक्ट कब्जा, मतलब ये कहना चाहते हैं? इच्छा अनुसार दिया जाता है भाई साहब, पांडे जी, इच्छा अनुसार दिया जाता है वक्फ बोर्ड में। आप समझिए, सनातन बोर्ड होने के बाद में क्या होगा, पूरा भारत कब्जे में आ जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और ये सनातन बोर्ड जब बन जाएगा तो जब ये कहेंगे भैया सनातन की ही तो ये सारी जमीनें हैं। अच्छा ये आप बताओ, आप अपने 3 पुश्त 4 पुश्त के बाद की पहले बताओ, अभी वो क्या नाम है उनका, अपना कोई इतिहास है क्या? अपना कोई तैयार कर रहे हैं? वो वसीम अकरम, अपना कोई इतिहास तैयार कर रहे हैं अकरम क्या? अपना इंटरव्यू दे रहे थे, जो क्रिकेटर है। हाँ। वो कह रहे थे कि अभी 3 पुश्त पहले का अपने नाम बाप का नाम बता रहे थे, कह रहे थे वो हिंदू थे, यहीं से गए पंजाब से। सुनिए, आप सनातन और मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर चर्चा कर रहे हैं, फिर मैं आपको वापस लेकर आ रहा हूँ। हाँ। आपने ये कहा कि अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो सब कुछ उसी के अंडर आ जाएगा, जबकि आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि सनातन बोर्ड बनेगा तो आप अपने इच्छा अनुसार जमीन देंगे, आप इच्छा अनुसार जमीन देंगे, यही होगा ना? बिल्कुल। सबसे बड़ा चीज है कि ये सनातन बोर्ड नहीं बनेगा। ये क्या कह रहे हैं? यहाँ कहीं सनातन बोर्ड नहीं बनना है, और उसका कारण ये है कि आप समझिए, जिस सनातन की ये बात करते हैं, जिस हिंदू की बात करते हैं, उस दोनों नाम से भारत का कोई लेना देना नहीं है। न इसके विधा का लेना देना है, न संविधान का लेना देना है, न मानवीय पृष्ठभूमि का लेना देना है। ये इनका चुनावी एजेंडा है, चुनावी स्टैंड है। आप केवल ये चुनाव जीतने के लिए हिंदू और सनातन की बात करते हैं। अगर सनातन की बात है तो शास्त्र कहता है कि ये द्रविड़ों का देश है, और सनातन द्रविड़ अपने को नहीं मानते, और द्रविड़ सनातन मानते हैं, तब क्या होगा? ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। सनातन बोर्ड की जिस तरीके से बात कर रहे थे, आप इनकी बात से सहमत हैं?
भाई सहमत है, लेकिन अब पहले भी ये लोग जमींदार थे, आज भी जमींदार बनना चाहते हैं। जो जमीन के यही लोग तो हैं, जो जितने ठाकुर और वैसे लोग हैं दबंग लोग, वो जमींदार बन गए, लोगों की जमीन पूरा कब्जा कर अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो आपके हिसाब से कौन से लोग इसमें शामिल रहेंगे? भैया हमको तो लेंगे नहीं, साफ बात है, हमको ले, हम तो आप तो यादव है ना, तो यादवों को नहीं लेंगे, प्रजापति को नहीं लेंगे, विश्वकर्मा को फिर नहीं किसको लेंगे? नाई को नहीं लेंगे, बस वही 2-3 जातियां गिनी चुनी अपर कास्ट की हैं, उन्हीं को सनातन बोर्ड जैसे यहाँ है राम मंदिर में, वही लोग तो हैं। हम लोगों को तो जगह नहीं दी जा रही, कहीं ले ही नहीं रहे, पता नहीं क्या, जो जबकि हम लोग इसी धरती के हैं, हम ही लोग सबसे बड़े सनातनी हैं, सबसे बड़े सनातनी हम ही आपको शामिल नहीं किया हम लोगों को अलग थलग कर देते हैं। खैर, वक्फ बोर्ड की चर्चा कर रहे थे, लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, कैसे आप देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता का